यस, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ जीएसईबी का फर्स्ट चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया। किसका है ये आपका? जीएसईबी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, जिसके इसके दो पार्ट्स हैं। पहला आपका हेरिटेज और दूसरा आपका इंडिया। तो जानने के लिए जरूरी हो जाता है कि इंडिया के बारे में और कुछ इसकी हेरिटेज के बारे में, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेरिटेज एंड व्हाट इज द मीन ऑफ इंडिया। जब हम इंडिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो उसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा, और दूसरा हेरिटेज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज द हेरिटेज। हेरिटेज क्या है? यदि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें तो हेरिटेज क्या है? एक तरीके से हमारी ट्रेडिशंस होती हैं। ट्रेडिशंस जो एक तरीके से कह सकते हैं हमारा बर्थ राइट। जन्म से हमें जो अधिकार मिले हुए होते हैं, जो राइट्स मिले हुए होते हैं, उनको हम कह सकते हैं आपका बर्थ राइट। तो ट्रेडिशन तो या आपके बर्थ राइट हो, इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जिस तरीके से एक राजा के द्वारा अपने पुत्र को कुछ चीजें उत्तराधिकार के रूप में सौंपी जाती हैं, या जिस तरह से अपने माता पिता के द्वारा एज ए जनरेशन कुछ वस्तुएं संपत्ति के तौर पर या एसेट्स के तौर पर, या एक तरीके से कुछ इनटेंजिबल या टेंजिबल जो चीजें आपको सौंपी जाती हैं, उनको हम एक तरीके से कह सकते हैं आपका हेरिटेज। अब कभी कभी ये भी समझ में आता है कि इनटेंजिबल और टेंजिबल क्या है। टेंजिबल जो एक फिजिकल वैल्यूज रखती हैं। फिजिकल वैल्यूज का मतलब है जो वेट रखती हैं, वजन रखती हैं, जिनका अपना एक आकार होता है, शेप होता है, लोकेशन होती है। बट इनटेंजिबल जो एक तरीके से जनरेशन टू जनरेशन होती हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, आर्ट वगैरह। जैसे कि किसी के परिवार में सिंगिंग होती है तो उसकी जनरेशन ऑटोमेटिक उस सिंगिंग को समझ लेती है, जान लेती है। तो नाउ लिसन, हेरिटेज मीन्स ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस। दूसरा आपका क्या है? इंडिया। तो इंडिया के बारे में जानना जरूरी है यदि आपको हेरिटेज पढ़ना है। इंडिया क्या है? तो देखा जाए तो एक कंट्री है, ये सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इंडिया एक तरीके से फिजिकल वैल्यू रखता है। फिजिकल मतलब भौगोलिक, भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल। तो कई ऐसी इसकी फिजिकल वैल्यूज हैं। साथ में एक तरीके से इसका अपना एक साइज और लोकेशन भी है। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले इसके हम आकार की बात करते हैं तो सेवंथ नंबर इन बर्ड किसमें? आपका एरिया में। एरिया के हिसाब से इसका सेकंड नंबर है, सॉरी सेवंथ नंबर है, और सेकंड नंबर इन पॉपुलेशन। थर्ड, ये लगभग टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, आपके वर्ल्ड का जितना भी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% इसके पास है। कितना? टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। एरिया। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन है 32,87,263। ये इसकी क्या है? सॉरी, टोटल इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका। आपको बताया कि ज्योग्राफिकल एरिया 2.4% है टोटल वर्ल्ड में। सेकेंड नंबर इन पॉपुलेशन में है, सेवंथ नंबर इन एक तरीके से वर्ल्ड, एक तरीके से आपका एरिया में है। तो ये हो गया एक तरीके से इंडिया के एक तरीके से साइज के बारे में, यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में। यदि हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये एक तरीके से नॉर्थन एरियाज में है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, जो एक तरीके से साउथर्न पार्ट है। साथ में एक तरीके से इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखें। एक आपका क्या होता है? लैटिट्यूड, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और ये आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की हम बात करते हैं 8 डिग्री 4
ये आपका 37 डिग्री 6, इधर आपका 97 डिग्री 5 और इधर 68 डिग्री 7। तो ये जो आपका एक तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो काफी इंडिया के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अब हम दूसरा इसका जो पार्ट है जिसके बारे में हम हेरिटेज बोलते हैं, ये है कि हेरिटेज क्या है, एक तरीके से ट्रेडिशन है, हमारी परंपराएं, परंपरागत जो हमें हमारे पास्ट से मिली हुई है। एज ए हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल भी हो सकती हैं, लोकेशन के आधार पर भी हो सकती हैं, एज ए कंट्री के आधार पर प्राइड भी हो सकती है, ऑनर भी हो सकती है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग ये एक तरीके से कल्चरल आधार पर हो सकती है। आपकी आर्ट हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकती है, साइंस एंड एक तरीके से डेवलपमेंट हो सकती है, कई चीजें इसमें आ सकती हैं। तो नाउ लिसन, आगे हम देखते हैं कि इनको हम डिवाइडेशन करते हैं कि आखिर हेरिटेज को किस तरीके से डिवाइड किया गया, कौन कौन से हेरिटेज होते हैं। सो नाउ गाइस, नाउ गाइस लिसन, अब आ जाता है आपका कि हेरिटेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इसको नेचुरल हेरिटेज और दूसरा है आपका जो कल्चरल हेरिटेज। ज्योग्राफिकल और कल्चरल हेरिटेज को पढ़ने से पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की जरूरत यह है, जैसे कि हमने अभी आपको इंडिया का साइज और लोकेशन बताया। साइज और लोकेशन जानने के बाद हम ये जान सकते हैं कि किस तरीके से, अभी हमने ये भी आपको बताया कि हेरिटेज क्या होते हैं। हेरिटेज क्या है, परंपरागत, मतलब पास्ट से मिली हुई चीजें। ये कुछ विजिबल भी है और कुछ अनविजिबल, जो कुछ दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देती है, कुछ टेंजिबल है, कुछ अनटेंजिबल, मतलब जिनको एक तरीके से जिनकी फिजिकल वैल्यू है, मतलब जिनका भौगोलिक आकार है, और कुछ ऐसी जिनका कोई आकार नहीं है, जो जनरेशन टू जनरेशन मिलती है आपको अपने परिवार के द्वारा, अपने समाज के द्वारा, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमें इतिहास के द्वारा हम तक पहुंचती है, या हम उनकी बिलीफ को विश्वास करते हैं, उनको देखते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो अब जब इनके बारे में बात करेंगे तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि इनको हेरिटेज को किस भागों में डिवाइड करते हैं। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि भारत एक भौगोलिक रूप से काफी बड़ा देश है, भौगोलिक सीमाएं है इसकी, और भौगोलिक सीमाएं होने की वजह से इसका कुछ कोस्टाइल एरिया है और कुछ लैंड एरिया है। जबकि हम जानते हैं इसका कोस्टाइल जो एरिया है 7,516.6 किलोमीटर माना जाता है, और इसका टोटल लैंड एरिया के साथ मिलकर ये 15,200 किलोमीटर का एरिया बनाता है। तो जब इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को आपको समझना पड़ेगा, तो सीधी बात है इसके बारे में कुछ हेरिटेज भी अपनी कुछ निश्चित होगी। तो इसके ज्योग्राफिकल एरिया को भी 6 भागों में डिवाइड किया गया है। इस ज्योग्राफिकल एरिया को एक तरीके से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो आपका होता है नेचुरल हेरिटेज के अंतर्गत। क्या? ज्योग्राफिकल एरिया। यदि हम जो बिलीफ हैं, जो हमें पास्ट से मिली है, मतलब हमें क्या मिला है पास्ट से, हिमालय रेंज मिली है, सी कोस्ट मिला है, प्लेन्स एरियाज मिले हैं, प्लेट्यूज मिले हैं, बहती हुई मतलब सिंक करती हुई रिवर्स मिली हैं, नदियां हैं, वाइल्ड लाइफ है, जीव जंतुओं के विभिन्न आकार हैं, एक तरीके से विभिन्न प्रकार हैं। साथ में मेडिसिन को बनाने के लिए विभिन्न तरह के फल, फूल, पत्तियां और एक तरीके से ट्री एंड प्लांट्स पाए जाते हैं, कुछ आपके हर्ब्स पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इन सबको नेचुरल हेरिटेज के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरा आपका है कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज के अंतर्गत हम उन चीजों को रखते हैं जो एक जनरेशन के द्वारा दूसरी जनरेशन को दी जाती है, जैसे कि मान के चलो पीपल एंड लाइफ स्टाइल, साथ में आपका एक तरीके से वैल्यूज एंड बिलीफ्स, ये सब आपकी कल्चरल हेरिटेज के अंतर्गत आती है। कल्चरल हेरिटेज एक तरीके से मैंने पहले ही बताया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंतर्गत फिर होती है, कुछ एक तरीके से हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग के ज्यादातर। और इसके लिए जरूरी हो जाता है लैंड एंड मैन। मैन कह सकते हो या ह्यूमन कह सकते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जब जमीन नहीं होगी और मानव नहीं होगा तो कल्चरल हेरिटेज का कोई महत्व भी नहीं होगा। दूसरा, नेचुरल हेरिटेज के लिए इसके
तीन पार्ट है, पार्ट है इसके एक तरीके से कह सकते हो, जो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, उन तीनों का होना कंपलसरी है। क्योंकि नेचर की वैल्यू तभी है जब ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग है तो एनवायरमेंट है। तीनों का जो एक तरीके से इंटर रिलेशन है वो आपकी नेचुरल हेरिटेज को इंप्रूव करने का कार्य करता है। तो नेचुरल हेरिटेज किसके साथ ऐड है? ये है आपका सबसे पहले नेचर, सेकंड आपका एनवायरमेंट, और थर्ड आपका ह्यूमन लाइफ। ये आपका नेचर, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ, मतलब इन तीनों का सह संबंध ही आपका नेचुरल हेरिटेज है। जैसे कि आपका सबसे पहले नेचर प्रकृति, दूसरा एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण, तीसरा ह्यूमन लाइफ मतलब मानव जीवन। तो आइए इनको देखते हैं कि किस तरीके से ये नेचुरल हेरिटेज को इफेक्ट करते हैं। नेचुरल हेरिटेज में और कौन कौन से इसके एक तरीके से कह सकते हो कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट आपका इधर देख लेते हैं एक बार, नेचुरल हेरिटेज के कंपोनेंट। ये तो इंटर रिलेशन है, मतलब इनसे मिलकर आपका क्या नेचुरल हेरिटेज बनता है। अब नेचुरल हेरिटेज को डिवाइड करने का मतलब उसके कंपोनेंट क्या हो सकते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला आपका कंपोनेंट है इसका, आप भी अनुमान लगा सकते हैं, दिमाग में आ सकता है तो आप जरूर समझें, अन्यथा मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला है आपका लैंडस्केप, सेकंड आपका रिवर, थर्ड आपका वेजिटेशन, और फोर्थ आपका वाइल्ड लाइफ। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया ही था कि ये क्या है तरीके से इंटर रिलेटेड है, मगर ये क्या है आपका इसके कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट फर्स्ट आपका लैंडस्केप, मतलब ये हमारा भारत है जो मैंने अभी बताया था, उसकी लोकेशन साइज बताई है मैंने आपको। तो जब लैंडस्केप की बात ये जाती है, किसी भी आधार पर कोई भी दृश्य ऐसा जो हमें देखना पसंद होता है, या कुछ एक तरीके से कह सकते हो सौंदर्यपूर्ण दृश्य को हम लैंडस्केप की संज्ञा दे देते हैं। जैसे कि मान के चलो बहती हुई नदी, पहाड़ की पीक पर आइस, या एक तरीके से कह सकते हो साथ में हरा भरा कोई मैदान, जैसे कि साथ में एक तरीके से कह सकते हो कोई डेसर्ट, जैसे एकदम जो पूरी तरीके से मरुस्थल होता है, साफ होता है, दिखने में कुछ अलग तरह का होता है, तो वो आपका सहारा रेगिस्तान हो गया। साथ में एक तरीके से और भी कई ऐसी चीजें हैं, प्लेट्यूस हो गया, या सी साइड होगी, समुद्र के आसपास का क्षेत्र हो गया, प्लेन एरियाज हो गया जहां पर नदियां बहती होती हैं, या जहां एग्रीकल्चर बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। ऐसे किसी भी एंगल से जब हम उसको देखते हैं जो हमें सौंदर्यपूर्ण लगता है, वो कहीं ना कहीं आपका लैंडस्केप के अंतर्गत आता है। कभी कभी ये लैंडस्केप कुछ अलग तरह के भी देखने को मिलते हैं, जैसे बद्रीनाथ में शिव, साथ में और भी कई ऐसे हैं जो एक तरीके से आपका लैंडस्केप के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा आपका रिवर, रिवर जैसे कि हम जानते हैं, जब रिवर को हम इसलिए भी जानते हैं कि ज्यादातर इंसिडेंट सिविलाइजेशन की बात करें, हम किसी भी सभ्यता की बात करें, इसका जो शुरुआती दौर है हमारी नदियों के आसपास ही रहा है। दूसरा, दिस इज द नेचुरल वे ऑफ ह्यूमन। ये आज के समय जीपीएस वगैरह सिस्टम चलता है, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, तो इंसानों के लिए ये एक नेचुरल रास्ता उपलब्ध कराती थी नदियां। दूसरा एक तरीके से एक हमारे लिए क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक तरीके कंपोनेंट्स है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते क्योंकि ज्यादातर शुद्ध मात्रा में पानी नदियों में पाया जाता है। तीसरा आपका हो जाता है वेजिटेशन से। एक्चुअली हम जानते हैं ज्यादातर जो इंडियंस पीपल हैं, हम ज्यादातर कैसे हैं, वेजिटेशंस को मानने वाले हैं। आयुर्वेदा का यहाँ पर बहुत रेस्पेक्ट है, आयुर्वेदा यहाँ की देन है। दूसरा वेजिटेशंस के इसलिए भी मानते हैं, ज्यादातर आप देखोगे जो मेडिसिन है हमारी वेजिटेशन से भरपूर मात्रा में बनाई जाती है। तुलसी, पीपल, नीम से या एलोवेरा से संबंधित कई ऐसी वेजिटेशन हैं जो आपको भरपूर मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ में हम एक तरीके से नेचुरल लवर्स हैं ज्यादातर इंडियन, इसीलिए भी इनका एक बड़ा योगदान है। ये एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है आपकी नेचुरल हेरिटेज का, तो हमें इसको प्रिजर्व करने की भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आपका वाइल्ड लाइफ है। ज्यादातर हम इंडियंस को वाइल्ड लाइफ में काफी इंटरेस्ट माना जाता है, इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो गॉड हैं, गॉडेसेस हैं, वो सब उनकी जो सवारी है कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को दर्शाने का कार्य करती है। जैसे एशियाटिक लायन है, आपका टाइगर है, पीकॉक है, और भी कई ऐसे हैं जो वाइल्ड लाइफ से संबंधित हैं और वो हमारे देवी देवताओं की सवारी के तौर पे जाने जाते हैं।
तो इस तरीके से हम जानते हैं ये सब क्या है हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंसी रखते हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा पार्ट जो है आपका एग्रीकल्चर हेरिटेज है। बच्चों एग्रीकल्चर हेरिटेज को समझने के लिए जरूरी होता है, जैसा कि हमने पहले भी कहा, ये एक तरीके से डिपेंड करता है हमारे पास्ट पर, हमें पास्ट से क्या मिला है, नेक्स्ट जनरेशन को पास्ट वाली जनरेशन क्या देती है, हमारे फोर फादर जो है अपने बच्चों को क्या देते हैं और हम अपने बच्चों को क्या देंगे, ये एक तरीके से हमारे कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड रखता है या रिलेशन रखता है। तो ना लिसन, सबसे मेन चीज तो ये है कि कल्चरल हेरिटेज है क्या। तो कल्चरल हेरिटेज की अगर बात करें तो कुछ इसके भी कंपोनेंट्स हैं जिसको समझने की जरूरत है, जैसे कि पीपल एंड हिज लाइफ स्टाइल। पीपल एंड हिज लाइफ स्टाइल, दूसरा एक तरीके से वैल्यू एंड बिलीफ, इथिनिटी, ETHNICITY, इथिनिटी के साथ साथ फेस्टिवल, फेस्टिवल के साथ साथ हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ साथ आपके एक तरीके से मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ मीडिया, मीडिया के साथ कल्चरल एक्टिविटी, आर्किटेक्चर, तो जगह थोड़ी कम पड़ती है, इधर देखते हैं। कल्चरल हेरिटेज चल रहा है अपना भी। क्या है आपका ये कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी के साथ साथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साथ साथ हमें और भी चीजें, जैसे कि बहुत सी ऐसी चीजें आपकी जैसे कि फूडिंग से संबंधित, ये आप इसमें दे रख सकते हो, चाहो तो अलग से पॉइंट भी बना सकते हो, फूडिंग एंड ड्रेसिंग सेंस वगैरह, लेकिन आप चाहो तो इसको बिलीफ्स एंड वैल्यूज में भी रख सकते हो और साथ में आपका ये इथिनिटी के अंतर्गत भी रख सकते हो। तो अब ये जो चीजें हैं सही मायने में मान के चलो आप ह्यूमन बीइंग है, आपके बुजुर्गों के द्वारा, आपके फोर फादर के द्वारा ये सब चीजें आपको मिलती हैं, क्या वो तुरंत मिली? इसको बनाने में लाखों वर्ष लगे हैं, हजारों वर्ष लगे। ऐसा नहीं है कि आपके द्वारा जो इतिहास बनाया गया है वो चंद दिनों का हो, नॉट ए शॉर्ट टाइम। ये क्या एक तरीके से लॉन्ग टर्म है, काफी बड़े समय में इसको पाया गया है। साथ में जैसे कि मान के चलो मीडिया है, इसमें भी काफी बदलाव किए गए, तब आज हम पहुंचे हैं। कल्चरल एक्टिविटी से संबंधित जैसे हमारा डांस है, सिंगिंग है और मान के चलो फेस्टिवल वगैरह आ जाते हैं, ये सब है। तो ये भी एक तरीके से काफी लंबे टाइम में कहीं ना कहीं इनको बनाया गया है दोस्तों। तो ये चीजें एक तरीके से किनके द्वारा दी गई, तो ये तो हम सब जानते हैं हमारे फोर फादर के द्वारा। तो हमारे फोर फादर क्या थे? तो नाउ रिलेटेड ईच पॉइंट रिलेटेड इन अवर फोर फादर, ये प्रत्येक पॉइंट हमारे फोर फादर से रिलेटेड है। तो अब हमारे फोर फादर कौन थे ये आपको समझने की जरूरत है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, इंडिया में शुरुआती दौर में सबसे पहले कौन आए थे? अफ्रीकन हैबिटेट्स, मतलब अफ्रीकन लोग यहाँ पर आए थे। तो सबसे पहले कौन था? अपना नाइजर। नाइजर दूसरे आपके कौन थे? नाइजर के साथ साथ आपके एस्ट्रोलॉइड। थर्ड नंबर थे एस्ट्रोलॉइड के साथ साथ और भी थे आपके, जैसे कि कौन हो सकते हैं शायद, चलो कोई बात नहीं, आप नहीं समझते, मैं आपको बताता हूं। एस्ट्रोलॉइड के साथ साथ आपके आर्यन, फिर आपका मंगोलॉइड जिसे मंगोलियन बोलते हैं, नाइजराइट जो कि एक तरीके से अफ्रीकन महाद्वीप से कॉन्टिनेंट से आए हुए थे। कहां पर? उप कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया आए थे। फर्स्ट टाइम इन्हीं को माना जाता है इंडिया में आने वाले। सेकंड आपके एस्ट्रोलॉइड जिन्हें हम निसार पीपुल के नाम से जानते हैं, ये भारत में ईस्टर्न साइड से आए थे, जिन्हें आज के समय में भील वगैरह उपजातियों के नाम से जाना जाता है, ट्राइब्स बोला जाता है, ट्राइबल्स बोला जाता है इनको। आज भी इनकी स्थिति काफी पुअर मानी जाती है इंडिया में। तीसरा आपका आयरन, सॉरी
आर्यन की अगर बात की जाए तो ये यूरोपियन होमो सेपियंस माने जाते हैं। मूल इनका जो निवास स्थान यूरोप माना जाता है। ये भी भारत में एक तरीके से आए थे। इन्हें आज से लगभग माना जाता है कि ईसा पूर्व माना जाता है इनको ईसा पूर्व 1500 ईयर, लगभग ईसा से 1500 साल पहले इनका आगमन माना जाता है। मंगोलाइट जो एक तरीके से मंगोलियन थे, चीन से संबंधित, चीन के आसपास जो नॉर्थन और पूर्वी जो चीन था आपका ईस्टर्न, वहां से ये मंगोलाइट जो कि खाना बदोश जीवन जीते थे, है ना। तो ये एक तरीके से नोमैडिक वगैरह करने आए थे। नोमैडिक हार्डिंग के माध्यम से भी इन्होंने भारत में आगमन किया। तो जब ये लोग भारत में आए तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने अपनी कंट्रीज का, अपने अपने कॉन्टिनेंट्स का, अपने अपने रीजन्स का जो है कुछ ना कुछ लेकर आए। जब ऐसी स्थिति में आए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर हमें कुछ दिया। जब हमें कुछ दिया तो क्या दिया, तो सबसे पहले तो ये दिया कि उन्होंने पीपल एंड हिज लाइफ, लोगों को उनकी लाइफ स्टाइल से संबंधित बहुत सी चीजें दी कि जीने का माध्यम क्या होना चाहिए, सुबह कितने टाइम उठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या हमारा, और हमें कैसे अपने आप को सुबह से शाम या मतलब अर्ली मॉर्निंग और नाइट, लेट नाइट तक किस तरीके से हमें रहना चाहिए। दूसरा वैल्यूज एंड बिलीफ्स, मतलब मूल्यों को हमारे अंदर उतारने की कोशिश की, हमारी जो विश्वास है उनको जगाने की कोशिश की। जैसे कि हमारे आर्यन ने ये हमें वैल्यूज और बिलीव करना सिखाया कि किस तरीके से ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, और एक तरीके से हम कैसे ईश्वर को मानते हुए एक कह सकते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं या ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। थर्ड आपका इथनिसिटी, एक तरीके से विभिन्न पीपल्स के द्वारा विभिन्न लोगों की अपनी विचारधारा थी। जैसे कि इथनिसिटी के माध्यम से हम जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विभिन्न एक तरीके से रिलीजियस के लोग रहते हैं और जिनका अपना अपना एक तरीके से होली बुक है और अपना अपना एक स्टाइल है। नेक्स्ट आपका फेस्टिवल, यहाँ विभिन्न तरीके के फेयर्स मनाए जाते हैं। फेयर्स के साथ साथ यहाँ पर लोगों की अपनी होली रिवर्स हैं, होली बुक्स हैं, तो इन सबको ये मान्यताओं के आधार पर इनका इस्तेमाल करते हैं, इनको मानते हैं। नेक्स्ट आपका हिस्ट्री, यहाँ का इतिहास देखो आप, एक कह सकते हो हमारा एंशिएंट टाइम से काफी गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, ग्लोरीफुल इतिहास रहा है। यहाँ की जो ज्योग्राफी है, यहाँ की जो कंडीशन है ऐसी इथनिक है कि यहाँ पर काफी वैरायटी पाई जाती है ऐतिहासिक रूप से भी। और ये इतिहास चाहे आप राणा प्रताप के बारे में देखें या और भी पुराना इतिहास पढ़ सकते हैं, या फिर पृथ्वीराज का इतिहास पढ़ें। यहाँ के लोग काफी काइंडली माने जाते थे, बहुत दयालु प्रवृत्ति वाले माने जाते थे, तो अपने एनिमी के साथ भी अच्छा लेवल तरीके का बिहेव करते थे। तो इनकी क्योंकि अपनी कुछ बिलीफ थी, अपनी कुछ वैल्यूज थी। नेक्स्ट आपका मॉन्यूमेंट्स, जो कि एक तरीके से कह सकते हो यहाँ के फोर्ट्स वगैरह है, फोर्ट्स के साथ साथ यहाँ चैरिट्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, उन सब में भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। विभिन्न तरीके के यहाँ पे किले बनाए गए और इनमें आर्किटेक्ट का अपना एक अलग ही अनुभव था। लोगों के द्वारा इनको अलग अलग तरीके के आर्किटेक्ट अलग था, इंडियन आर्किटेक्ट अलग था, तो यहाँ भी सीखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका मीडिया मतलब कुछ लोग यहाँ पे ताम्र, आपने सुना होगा मेडिवल पीरियड में इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपने मैसेज भेजने के लिए कोई एक तरीके किसी वर्ड्स का प्रयोग करता था, कोई किसी और वे में इस्तेमाल करता था, या एक तरीके से किसी ताम्र पट्टी का इस्तेमाल करता था एक तरीके। नेक्स्ट आपका कल्चरल एक्टिविटीज की बात करें तो कल्चरल एक्टिविटी के अंदर सामाजिकरण, सोसाइटी के अंतर्गत बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे फेयर का आयोजन करना, दूसरा एक तरीके से शाम को बैठक लगाना, साथ में अपने एक तरीके से और भी कल्चरल एक्टिविटीज के अंतर्गत आ जाती हैं, जैसे कि आपकी पंचतंत्र संबंधित कहानियों का आपस में मिलकर बातें करना, उनको समझना, और भी जैसे कि हमारा खाने का तरीका क्या है, कैसे खाते हैं, गुजरात में किस तरीके की फूडिंग है, उत्तर प्रदेश में क्या फूडिंग है, बिहार के लोग क्या खाते हैं, ये सब कल्चरल एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाता है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है आर्ट एंड कल्चर। यहाँ आर्ट और कल्चर के लिए भी काफी महत्व, काफी इंपोर्टेंसी है। यहाँ की यदि आप आर्ट देखोगे तो आप देखोगे यहाँ हैंडीक्राफ्ट वगैरह का पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में यहाँ की हैंडीक्राफ्ट को काफी जगह दी गई है, यहाँ की पेंटिंग्स को काफी समझा जाता है। साथ में आर्किटेक्ट यहाँ विभिन्न तरीके की कला प्रवृत्ति देखी गई है। यहाँ आप जब ताजमहल को देखेंगे तो उसका आर्किटेक्ट अलग है, जामा मस्जिद को देखोगे उसका और भी भिन्न है, डिफरेंट है। उसके साथ आप सन टेम्पल ऑफ कोणार्क देखोगे तो वो और भी विभिन्न तरीके से भिन्नताओं से परिपूर्ण है। मतलब एक तरीके से डाइवर्सिटी है, यूनिटी है। यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है कि आप जब इसका पूरी तरीके से समझोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इनका संबंध आपका किससे था। ये सब आपका क्या था, आपने समझा होगा कल्चरल हेरिटेज, और ये आपका इस तरीके से था नेचुरल हेरिटेज। तो जो ये दोनों आपका हेरिटेज हो गया। अब आता है इसका प्रिजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इसकी टू अंडरस्टैंड दैट इज
इम्पोर्टेंसी, मतलब हमें इसकी इम्पोर्टेंसी को समझना चाहिए। साथ में एक तरीके से लोगों को हमें कंपेनिंग करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए अपनी जितनी भी, चाहे कल्चरल हेरिटेज हो या फिर नेचुरल हेरिटेज हो, इन दोनों के प्रति। थर्ड, हमें लेआउट करना चाहिए कुछ इंपोर्टेंट रूल्स रेगुलेशन का। साथ में एक तरीके से स्कूल वगैरह और साथ में सोसाइटी के अंतर्गत के माध्यम से नाटक, एक तरीके से कह सकते हो ड्रामा के माध्यम से भी हमें अपने हेरिटेज के बारे में जो जनरेशन है उसको समझाना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट अगले चैप्टर के लिए मैं आपको फिर मिलूंगा। तब तक हमारे इस चैप्टर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।